हेलो बच्चा पार्टी। इसके पहले वाले लेक्चर में क्या करा था? एग्जाम्पलर पार्ट 1, और एग्जाम्पलर पार्ट 1 ने हमारी आंखें खोल दी थी। कुछ ऐसे बेहद इंट्रिगिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आए थे, अपन ने पढ़ लिए थे लेकिन फिर भी समझ में आ गए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं गॉस लॉ की, है ना, तो गॉस लॉ में अपन ने पढ़ा कि कोई पहले तो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई क्यू नेट चार्ज है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स, इस क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस जो फ्लक्स है, ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है बेटा? ये होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। एग्जाम्पलर पार्ट 1 के कौन से कंसेप्चुअल पॉइंट्स अपन ने पढ़े, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आज का लेक्चर किसके ऊपर है? एग्जाम्पलर पार्ट 2 वो करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो फाई है, आप कई बार सुनते होगे फाई इन, कई बार सुनते होगे फाई आउट, है ना, नेट आउटवर्ड इनवर्ड, है ना, नेट इनवर्ड, नेट आउटवर्ड, या सिंपली कई बार नेट फ्लक्स, ऐसे टर्म्स जो हैं यूज होते हैं फाई के साथ, ठीक है, ये टर्म्स यूज होते हैं। तो यहाँ गॉस लॉ में ये क्या है बेटा? कई बार ऐसा होता है कि फाइंड आउट नेट आउटवर्ड फ्लक्स या नेट इनवर्ड, तो ये नेट फ्लक्स है, क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस जो नेट फ्लक्स है, ठीक है, उसके अंदर ये जो क्यू एनक्लोज्ड है, क्यू नेट है ना, उसकी वजह से जो भी नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में मिलता है वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये अपना रटा हुआ ज्ञान था। अब कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए थे? अगर यहाँ पे क्यू नेट मान लो कि लेट क्यू नेट बराबर 0 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक डाइपोल है, मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, मैंने कहा इस पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी? तो भैया डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे कुछ फील्ड तो होगी कि नहीं होगी, पर इस डाइपोल की वजह से क्यू नेट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि क्यू नेट 0 है तो क्या इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स 0 है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट से कूद कर अपन इधर आ सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट से कूद कर अपन इधर आ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, फ्लक्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इस रीजन में फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने एग्जाम्पलर पार्ट 1 से पढ़े थे। अब अगर जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हायर ऑर्डर क्वेश्चंस करेंगे किसके साथ? फिजिक्स में आज एग्जाम्पलर पार्ट 2 के साथ। काफी अच्छे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। खास तौर पे जो नीट के बच्चे हैं वो जरूर ये लेक्चर देखना, है ना, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू बहुत बार आपके पेपर में पहले आए हुए हैं, पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पलर से काफी अच्छे तगड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब। आपको ये क्यूब दिख रहा है तो इसके फेसेस के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा विद साइड लेंथ A if charge Q is placed at, देखो कोई एक चार्ज है Q, है ना, उसको एक बार अपन ने A पे रखा, कहाँ है A? इस क्यूब का कॉर्नर। एक बार B पे रखा, कहाँ है B? एज का मिड पॉइंट। एक बार अपन ने चार्ज को C पे रख दिया, कहाँ है C? इस फेस का मिड पॉइंट, ठीक है। और एक बार अपन ने D पे रख दिया, D क्या है बेटा? BC का मिड पॉइंट। क्वेश्चन ये कहता है अलग अलग पॉइंट्स पे अगर आप चार्ज को रखते हो तो ये बताओ कि अलग अलग पॉइंट पे रखने की वजह से इस क्यूब के अक्रॉस कितना फ्लक्स होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीवाईक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, अगर वो भी नहीं देखी है तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना, आपको टाइटल मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी हमने करे, वो देख लेना जाके एक बार, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है अपने पास, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, यहाँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई चार्ज क्यू रखा है 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो बताओ सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये निकालना था, है ना। तो अपन का पहला दिमाग जो चलता है कि बेटा अपन गॉस लॉ लगाएंगे, और अपन को गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना है? इस चार्ज क्यू को एक तो नंबर 1 क्लोज सरफेस के अंदर डालना है। बहुत अच्छा, अगर क्लोज सरफेस कैसा हो? सिमेट्रिक हो। तो स्क्वायर के लिए सिमेट्रिक सरफेस अपन क्या इमेजिन कर सकते हैं? क्यूब। तो अपन को करना क्या है कि अपन 5 और, है ना, और ऐसे 5 स्क्वायर बना देंगे, 1 2 3, है ना, ये 5 स्क्वायर बना दिया। अब ये जो क्यू है बेटा, ये क्यू ठीक इस सेंटर, इस स्क्वायर, इस क्यूब के ठीक सेंटर में बीचों बीच है, मतलब ये जो टॉप सरफेस है ये इस चार्ज से 5 सेंटीमीटर ऊपर है,
और बॉटम सरफेस 5 सेंटीमीटर नीचे है, ताकि हर साइड 10 सेंटीमीटर की है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि फाई नेट आउटवर्ड कितना होगा इस क्यूब के लिए, तो आप लिखोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, तो जो भी फ्लक्स होगा वो सारे सरफेसेस में इक्वली डिवाइड होगा। तो फॉर ईच फेस अगर निकालो तो फॉर ईच फेस क्या हो जाएगा, Q अपॉन 6 फेसेस हैं तो 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अपन सॉल्व करते हैं, सबसे प्राइमरी क्वेश्चन ऐसा आता था। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि जहां पे भी चार्ज रखा है कुछ ऐसा क्लोज सरफेस बनाए कि चार्ज ठीक सिमेट्रिक सरफेस के बीचों बीच आए। कोशिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो एक क्यूब अपन मान लेते हैं, ये क्यूब मान लिया, और पहले क्वेश्चन में यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पे ए पर एक चार्ज क्यू रखा है। इसको अपन को बीचों बीच बिठाना है। बेटा देखना जरा ध्यान से, ठीक है। क्या करो, मान लो कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ ओरिजिन पे रखा है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपको इसको ठीक क्यूब के, किसी क्यूब के बीच में बिठाना है। तो अगर आप एक क्यूब मानो ऐसा, ये देखो इस तरफ, ये एक क्यूब का फेस हो गया। दूसरा क्यूब मानो कुछ ऐसा, ठीक है। तीसरा क्यूब मानो कुछ ऐसा, चौथा क्यूब मानो कुछ ऐसा। तो क्या ये ए पॉइंट इन चारों स्क्वायर के ठीक बीच में है? 1 2 3 4 मिलाकर ये ए और ए, ये एक बड़ा स्क्वायर बनता है। ए और ए, 2a साइड लेंथ का एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है और ये बीचों बीच है। अब क्या करना है, इस स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब, इस स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब और इसके ऊपर एक क्यूब। फिर इसी तरीके से इसके नीचे एक क्यूब, इसके नीचे एक क्यूब, इसके नीचे एक क्यूब और इसके नीचे एक क्यूब। टोटल कितने क्यूब बनेंगे? 4 ऊपर 4 नीचे 8 क्यूब, और उन 8 क्यूब के सेंटर पे ये ए हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स फाई नेट आउटवर्ड, ठीक है, फॉर क्यूब ऑफ साइड 2a, ठीक बीचों बीच अपना चार्ज है। तो ये जो क्यूब है साइड 2a वाली, गॉस लॉ लगाओ, उस सिमेट्रिक क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज Q है, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बड़े क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्यूब बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। टोटल 8 क्यूब है, तो ये बड़े क्यूब के लिए तो क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, एक छोटे क्यूब के लिए, छोटे से डब्बे के लिए कितना होगा, ठीक है। सो फाई नेट आउटवर्ड फॉर स्मॉलर क्यूब ऑफ साइड ए कितना हो जाएगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 8वां हिस्सा, 8th पार्ट, करेक्ट। अब अगर ईच फेस ऑफ स्मॉलर क्यूब, फाई नेट आउटवर्ड फॉर ईच फेस ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात करी जाए तो वो कितना होगा? पहले तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में करा था कि क्यूब के अगर ठीक बीचों बीच चार्ज है तो ईच फेस के लिए Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे बड़े क्यूब के लिए फ्लक्स अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो बड़े क्यूब के ईच फेस के लिए फाई नेट कितना निकलना चाहिए? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एक फेस के लिए यहाँ पे मान लो, अब इसको यहाँ से हटा दो, ये बड़ा जो क्यूब है 2a साइड का है ना, तो यहाँ पे ये a पॉइंट है और इस पे चार्ज Q रखा हुआ है। तो ये जो बड़ा, यहाँ पे 4 छोटे फेसेस बनेंगे। पूरे के अक्रॉस अगर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट है तो सिर्फ एक किसी छोटे फेस के अक्रॉस कितना होगा बेटा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट का 1/4 करोगे, है ना, क्योंकि ये 4 इक्वल हिस्से हैं। तो ये कितना बन जाएगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, बड़े ध्यान से गौर से कान लगा के सुनना। ये जहां पे चार्ज रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये जो 4 फेसेस आ रहे हैं, 1, ठीक है, 2 3 4, भैया यहाँ जो फील्ड लाइंस होंगी ये ऐसे रेडियली इस तरीके से दिखेंगी फील्ड लाइंस। तो जब मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात कर रही हूं तो मैं इन फेसेस को इंक्लूड नहीं कर रही। जिस पॉइंट पे ए रुका हुआ है उसके अक्रॉस
उसके अक्रॉस इसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है फिर? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है, ये देखो, ये टॉप सरफेस, ये साइड सरफेस, ये बॉटम सरफेस, ठीक है, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस। तो टॉप, बॉटम, साइड, फ्रंट, बैक, इन सरफेसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आप ये Q/24 एप्सिलॉन नॉट का प्रिंसिपल लगाते हो। हुई बात क्लियर? चलो, अब इसके बाद आपको अगला जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, वो ये था, ये क्यूब हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एज पे पॉइंट बी है, क्यूब के एज के सेंटर पे पॉइंट बी है। अब बताओ, बड़ा आसान है बेटा, अपन को सबसे पहले दिमाग में बिठाना है एक सिमेट्रिक सा क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर बी हो, ठीक है, बी के अक्रॉस जो सरफेस है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करो, एक क्यूब ठीक नीचे ऐसा मान लो, एक इसके बाजू में मान लो, ठीक है, और एक इसके ऊपर मान लो, ये बात आ रही क्लियर? तो टोटल कितने क्यूब बने? 4, 1 2 3 4। और इन चारों क्यूब के ठीक सेंटर में, इन चारों क्यूब के ठीक सेंटर में ये पॉइंट अपना बी है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्यूब नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा। ये साइड ए, ये ए और ये ए, तो ये साइड कितनी हो गई? 2a की हो गई, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है ये रेक्टेंगल के सेंटर में आ रहा है, ना कि क्यूब के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सेंटर पे है, कहाँ पे? रेक्टेंगल के। तो अब मैं कहूंगी फाई नेट आउटवर्ड, ठीक है, फॉर रेक्टेंगल जिसकी साइड क्या है? a/2a। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q/ε0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Q/ε0। पर बेटा जो भी फ्लक्स होगा वो चारों क्यूब्स में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि बी पॉइंट चारों के ठीक सेंटर में आ रहा है, तो सिमेट्रिकली फ्लक्स डिवाइड होगा, ठीक है। तो फॉर ईच क्यूब ऑफ साइड ए, फाई नेट कितना हो जाएगा? Q/ε0। 4 क्यूब है तो चौथा हिस्सा 4ε0। क्लियर हो बेटा? ओके, चलो अब अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में आपको क्या बोला था कि अब आपका जो पॉइंट C है, ठीक है, कौन सा पॉइंट? C, वो ठीक इस फेस के सेंटर में आ रहा है, फेस के सेंटर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? इसको फिर से एक सिमेट्रिक फिगर के अंदर एनक्लोज करना है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूब ऐसे बाजू में मान लो, ठीक है, बाजू में ही अपन ने आइडेंटिकल क्यूब मान लिया। तो 2 क्यूब हो गए, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2। फिर से ये ए साइड है, ये ए साइड है, तो टोटल ये कितनी बन गई? 2a। और ये साइड ए है, तो ये बड़ा रेक्टेंगल बन गया, और बड़े रेक्टेंगल के ठीक बीचों बीच सेंटर में ये C पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो फाई नेट आउटवर्ड, फाई नेट आउटवर्ड फॉर रेक्टेंगल ऑफ साइड a/2a, फिर से वही Q/ε0 होगा। तो फॉर ईच क्यूब फाई नेट आउटवर्ड फॉर ईच क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? Q/ε0। आया क्या आंसर? बोल रहे हो क्या? 2 बोला था, ठीक है, हाँ 2 आ जाएगा ना, 2 है भैया, 2 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? तो चलो ये वाला बताओ, ठीक है, ये वाला बताना है। यहाँ पे घूम तो नहीं जाओगे? नहीं घूमोगे पक्का। तो अब यहाँ पे क्या है? ये C था, ये B था, और इनके बीच में ये पॉइंट है D। देखो D ऑलरेडी फेस के कहीं बीच में आ रहा है, तो D को अगर अपन को अंदर घुसेड़ना है, क्लोज सरफेस के अंदर घुसेड़ना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। वही काम करो जो C के साथ करा था। यहाँ पे एक आइडेंटिकल क्यूब मान लो, ठीक है, एक आइडेंटिकल क्यूब मान लो, क्यूब 1, क्यूब 2, फिर से रेक्टेंगल बनेगा, ये लेंथ 2a हो जाएगी, ये लेंथ a हो जाएगी, ठीक है। फाई नेट आउटवर्ड फॉर रेक्टेंगल ऑफ साइड a/2a कितना हो जाएगा? Q/ε0
गॉस लॉ कहता है क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, चार्ज नीचे ऊपर कहीं भी रखा हो, बस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर Q इज Q इनक्लोज्ड, ठीक है। ओके, अब D भी देखो, D जिस पोजीशन, जो रिलेटिव पोजीशन इस क्यूब के रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, वही उसकी पोजीशन जो है 2 के रिस्पेक्ट में, तो इससे जो फील्ड लाइन इधर जितनी जानी है उतनी फील्ड लाइन इधर जानी है, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। तो फिर से फाई नेट आउटवर्ड फॉर ईच क्यूब कितनी हो जाएगी, इक्वल डिवीजन होगा 2 क्यूब्स में, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, जब तक मैं पढ़ रही हूँ कॉपी किताब निकाल लो और सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, फिगर represents a crystal unit cesium chloride CaCl. The cesium atoms represented by open circles are situated at the corners of a cube of side 0.40 नैनोमीटर। यहाँ पे ये देखो दिख रहा है आपको, एक साइड लेंथ कितनी है 0.40 नैनोमीटर। तब तक क्वेश्चन पढ़ो जरा, है ना, मैं पानी पी रही हूँ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। पढ़ लिया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो बोला है द सीजियम एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय ओपन सर्कल्स, दिख रहा है ये ओपन सर्कल्स क्या है बेटा, अपने सीजियम है यहाँ पे गायब है, बना दिया, ठीक है। सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.40 नैनोमीटर, वेयर क्लोरीन एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। यहाँ पे ठीक एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये क्लोरीन एटम है, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। द सीजियम एटम्स आर डेफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन व्हाइल क्लोरीन एटम कैरीज एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब सब पे प्लस ई चार्ज, जितने भी सीजियम है सब पे प्लस ई चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन पे कितना बेटा, क्लोरीन पे माइनस ई चार्ज, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोरीन एटम ड्यू टू 8 सीजियम एटम्स। क्लोरीन पे नेट फील्ड क्या होगी, 8 के 8 सीजियम एटम्स की वजह से। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोरीन, ई नेट ऑन क्लोरीन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और लॉजिक बाइसिमेट्री, इसको लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बस इतना सा लॉजिक लगाना है। मैंने ऑलरेडी जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ाए हैं वहां पे बोला है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक होमवर्क भी दिया था, आई होप कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने को भी बोला था, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज है, तो सिमेट्रिक फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो गए, और बोला है कि ठीक उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे कोई चार्ज है, और जो कॉर्नर्स पे चार्ज अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिक है, तो ई नेट यहाँ पे कितना होना है बेटा, 0 होना है। अगर यहाँ पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलर बॉडी है, फिगर है, तो सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे कोई चार्ज रखोगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसके ऊपर ई नेट 0 होगा। यहाँ पे क्यूब भी एक सिमेट्रिक फिगर है, सारे चार्जेस प्लस ई प्लस ई प्लस ई है, तो क्लोरीन पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो 0 लगेगी, और बाई सिमेट्री लिखकर यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया। बी पार्ट देखते हैं। सपोज दैट द सीजियम एटम एट द कॉर्नर ए इज मिसिंग, है ना, यहाँ पे कहीं पे एक सीजियम एटम को अपन को हटा देना है, चलो अपन इसको हटा देते हैं, एक सीजियम एटम को अपन ने हटा दिया। व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ ऑन द क्लोरीन एटम ड्यू टू 7 रिमेनिंग सीजियम एटम्स। अब क्लोरीन पे जो भी फोर्स लगेगा एक सीजियम के हटने की वजह से, नेट फोर्स कितना होगा वो अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपना ये एक सीजियम क्लोराइड का क्यूब बना दिया अपन ने, ठीक है बेटा। ध्यान देना, ये क्लोरीन था बीचों बीच, ठीक है, ये क्लोरीन था अपना बीचों बीच। इसको बीचों बीच बनाने के पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि इसका सेंटर कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स बना दो। अब यहां पे था आपका क्लोरीन, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बेटा, ये सीजियम इस पे जितना भी फोर्स लगाने वाला है उसको काउंटर बैलेंस करेगा ये सीजियम। ये सीजियम इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाने वाला है, ठीक है, इसको काउंटर बैलेंस करेगा ये सीजियम। ये सीजियम इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाने वाला है उसको काउंटर बैलेंस करेगा ये सीजियम। ये सीजियम इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाने वाला है उसको काउंटर बैलेंस करने वाला कोई सीजियम है ही नहीं, ये खाली है, ये एम्प्टी है, ठीक है। तो बेटा देखो,
इसके और इसकी वजह से नेट फोर्स 0, इसके और इसकी वजह से नेट फोर्स 0, ठीक है, इसके और इसकी वजह से नेट फोर्स 0। तो फोर्स है क्यों इसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तो अपन को ये जो सीजियम है और ये जो क्लोरीन है, खाली इनके बीच का फोर्स निकालना है, ठीक है। सो एफ नेट ऑन क्लोरीन निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे माइनस ई चार्ज है, प्लस ई चार्ज है, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर बोल दिया है ना, तो ये आर और इधर इतना ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ट्राइंगल का नाम रखती हूँ मैं ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी को देख लो एक बार अच्छे से। बी सी कितना है? 2r, तो 2r का स्क्वायर बराबर ए सी कितना होगा? ए है ना, ए मतलब क्यूब है तो ए स्क्वायर, प्लस ये क्यूब की स्क्वायर की डायगोनल है तो a√2, तो a√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। यहां से आप क्या निकाल लोगे? r इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4 का रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये a√3/2, ये आ गया r a√3/2। हालांकि आपको वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी? r स्क्वायर की। तो देख लो r स्क्वायर कितना होगा? 3a स्क्वायर बाय 4। r स्क्वायर कितना होगा? 3a स्क्वायर बाय 4। अब कुछ नहीं है बेटा, ये छोटी सी मैथ्स थी, आप खुद भी कर लेते पर कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया, नीचे क्या रखना था अपन को? r स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10 की पावर 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -19 × 10 की पावर -19, दो बार लिख दिया, ठीक है। r का स्क्वायर पुट करेंगे तो 3a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 3a कितना था? 0.40 नैनोमीटर था, है ना। तो 0.40 × 0.40 × 10 की पावर -9 × 10 की पावर -9, दो बार लिख दिया, ठीक है। और 4 ऊपर आ जाएगा। अब कुछ नहीं है बेटा, खाली कट्टम पिट्टम करना है, इसको जल्दी से अपन कट्टम पिट्टम करके सॉल्व करेंगे। अब अगला स्टेप जो भी अपना आ रहा है, तो एफ नेट ऑन क्लोरीन, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। ये लो, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, यहाँ पे 2 बार 100 लिख सकते हो, बच्चों की तरह एकदम सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर के 2 डेसिमल हटा दिए तो नीचे एक 100 आ गया, ठीक है। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0, तो ये 100 भी कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। देखो 4 4 × 16, 4 4 × 16, ठीक है, ओके। 3 3 × 9। अब अच्छे से चेक कर लो कुछ बच रहा है क्या? कुछ भी ऐसा है जो बच रहा है? तो ये देखो 4 4 × 16, 16 4 × 64, तो 64 × 3 बच रहा है, ठीक है। ऊपर देखो -19 और +9 -10 हो जाएंगे, ठीक है। -10 में फिर से +9 कर दो, नीचे का -9 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 में फिर से +9 कर दो, ठीक है। तो -1 में +9 कर दोगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 19 है, तो कितना आ जाएगा बेटा? इंटू 10 की पावर -11। एक बार अच्छे से इसको सॉल्व करके देख लो, टाइम लेना तो ले लो, है ना। तो ये कितना आ गया? 192 × 10 की पावर -11, डेसिमल 2 प्लेसेस आगे कर दो तो 1.92 × 10 की पावर -9 न्यूटन। तो ये आ गया आपका एफ नेट ऑन क्लोरीन का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है बेटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल था, सिमेट्रिक फिगर है, सारे सीजियम एटम होते तो 0 नेट फोर्स लगता क्लोरीन पे। एक हटा दिया तो उसके ऑपोजिट जो सीजियम है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होने वाली। अगले सवाल पे आते हैं। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द 3 पॉइंट चार्जेस ए बी सी। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसके अक्रॉस आपको फील्ड लाइन दिखाई हुई है। विच चार्जेस आर पॉजिटिव? कहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है? ए से हाँ निकल रही है, सी से हाँ निकल रही है, बी से नहीं निकल रही। तो कौन से पॉजिटिव चार्जेस है? ए एंड सी। सिंपल क्वेश्चन। Which charge has the largest magnitude and why? कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा? y का आंसर खुद देना, मैं नहीं बता रही। कौन होगा? फिगर को देखोगे तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइन कौन से रीजन में आपको दिख रही है? सी के पास। तो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या होगा? सी, क्योंकि जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होगी वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, है ना।
इसको अपने शब्दों में बयान कर देना। इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। ये जो आपको रीजन, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें ऐसे कौन से रीजन होंगे जहां पे फील्ड जीरो हो सकती है? नियर ए होगी क्या, नियर बी होगी क्या, नियर सी होगी क्या, या कहीं जीरो होगी ही नहीं? कहीं जीरो होगी ही नहीं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना समझ में आ गया, इसको Q1 बोल देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको Q2 बोल दिया। ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन इसकी तरफ जा रही है, तो ये Q3 बोल दिया। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ऐसा कह नहीं सकते, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दो पॉजिटिव चार्जेस के, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के दो पॉजिटिव चार्जेस, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इनके बीच में देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से अवे, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से अवे। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से अवे, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से अवे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ ऐसे अवे, यहाँ पे ऐसे अवे। तो ये रीजन है 1, 2 और 3। तो द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इस लाइन के बाहर तो आपको कहीं भी ई नेट जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ई नेट जीरो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में देखो आप फील्ड जो है ऑपोजिट हो रही है, तो चांस है कि सेंट्रल रीजन में द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, वहां बीच में आपको फील्ड जीरो मिल सकती है। अब देखो अगर मैं पास इधर ले लूं पॉइंट सच दैट Q1 जो है ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, Q2 जो है वो लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड की वजह से P पॉइंट पे फील्ड छोटी होनी चाहिए, पर डिस्टेंस छोटा है तो फील्ड बड़ी होनी चाहिए। बड़ा चार्ज है तो फील्ड बड़ी होनी चाहिए, पर डिस्टेंस बड़ा है तो फील्ड छोटी होनी चाहिए। मतलब पॉइंट P अगर Q1 स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास है तो ऐसा रीजन बन सकता है जहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए। अब देखो अपन ने दो पॉजिटिव चार्ज लिए थे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, इसीलिए कह रही हूँ बार बार सारे लेक्चर देख लेना एक बार अच्छे से। हर एक पॉइंट जो नीट के लेवल और सीबीएसई के लेवल को कवर करता है वो हो चुके हैं लेक्चर्स में। तो पुराने लेक्चर्स एक बार जाके फटाफट नोट्स बना, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नोट्स पक्का बना लेना चैप्टर के, ठीक है ओके, क्योंकि ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, इसके बाद अपन चैप्टर 2 शुरू करने वाले बेटा। तो ए और सी दोनों पॉजिटिव है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉजिटिव चार्जेस, जिसमें ए छोटे मैग्नीट्यूड का है क्योंकि सी सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का है ना। तो यहां कहीं पे रीजन नियर ए और कहां पे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी, वो लाइन जो AC को ज्वाइन करती है और A के पास, वहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि दो चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट है, मतलब मान लो Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, फिर से Q1 छोटा और Q2 बड़ा है। बीच में देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इधर, पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, तो सेंट्रल रीजन में ई नेट आपको जीरो मिले चांस ही नहीं। अगर मैं इधर की बात करूं और इधर की बात करूं, इस रीजन में नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर और पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, तो यहाँ पे फील्ड ऑपोजिट हो रही है। छोटे चार्ज के पास मैंने एक पॉइंट लिया P, छोटे चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड छोटा है तो फील्ड छोटी, डिस्टेंस भी छोटा है तो फील्ड बड़ी, मैग्नीट्यूड बड़ा है फील्ड बड़ी, पर डिस्टेंस बड़ा है फील्ड छोटी, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। तो अगर दो अनलाइक चार्जेस को ज्वाइन कर दो, एक और लाइन लेते हैं और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो C और B अनलाइक चार्जेस हैं, करेक्ट है। और पक्की बात की B जो है, अपन को A और B में नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, A और B में नहीं पता, पर C सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो ये पता है कि C और B में B छोटा है। तो यहाँ पे बेटा कहाँ पे ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड हो गया ना, और ऑपोजिट नेचर के अनलाइक चार्जेस हो गए, तो नॉट बिटवीन द टू चार्जेस, बट यहाँ कहीं पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो नियर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, बी और सी को जो लाइन जोड़ रही है, ठीक है, एंड कहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ बी, मतलब नॉट इन बिटवीन, वहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। नियर सी, बड़े मैग्नीट्यूड के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी ही नहीं, तो ये हटा दो, नोवेयर ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शंस तो इसमें A और B है बेटा, और कहाँ पे कौन से एरिया में वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट पे एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये। चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। अगला सवाल क्या है,
कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ चार्ज डेंसिटी। देखो एक स्फीयर है, उसका रेडियस बोला है कैपिटल आर है और उसकी चार्ज डेंसिटी की दो वैल्यूज दी है। एक बार के आर दी है, के कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर के साथ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। सेंटर से दूर जाते जाओ, शेल की तरफ जाते जाओ, ठीक है, मतलब सरफेस की तरफ जाते जाओ, तो चार्ज डेंसिटी देखो लीनियरली इंक्रीज कर रही है आर के साथ। कब तक? जब तक आर रेडियस के या तो बराबर या तो छोटा है। दूसरा, अगर आर रेडियस से बड़ा है तो फिर ये जो अपनी चार्ज डेंसिटी है उस वक्त ये जीरो बन जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स आर। जितने भी पॉइंट्स आर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड आउट करनी है। पहला ये सॉल्व करते हैं, बाद में सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां तक आएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा अपन एक काम करते हैं कि अपन ने एक स्फीयर ले लेना है, ये ले लिया स्फीयर, ठीक है, और इसके अंदर अपन एक काम करते हैं कि गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस मान लिया। इस सरफेस को मैंने 1 नाम दे दिया, ये रेडियस अपना r हो गया, ठीक है, ओके। अब गॉस लॉ लगाते हैं, इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस रीजन पे छोटा चार्ज है मान लो dq, छोटा वॉल्यूम है मान लो dv, ठीक है। तो अपन को पता है v, ये फॉर 1 की बात हो रही है, फॉर 1 वी नो दैट dq को कैसे लिखा जा सकता है? सिग्मा इंटू dv। अच्छा, v क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करो तो 3r स्क्वायर dr, तो 3 से 3 कैंसिल, तो dv कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर dr। कितना आ रहा है dv? 4 पाई आर स्क्वायर dr आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन dq को लिख सकते हैं क्या? रो के आर गिवन था, रो की वैल्यू के आर थी, क्योंकि अभी अपन क्या करके चल रहे हैं? आर लेस देन कैपिटल आर, ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रो की वैल्यू को अपन ने के आर रख दिया और dv की वैल्यू को अपन रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर dr। तो ओवरऑल जो dq आ रहा है, यानी जो चार्ज एनक्लोज्ड आ रहा है, वो कितना आ रहा है? देखो 4 पाई के आर क्यूब dr, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए? आर लेस देन आर के लिए अपन लेकर चल रहे हैं, तो इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो E डॉट ds कितना आ जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है, LHS समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। E डॉट ds कितना आएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड, यहाँ पे Q एनक्लोज्ड कितना है? dq था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv, dq से आपको कंप्लीट चार्ज निकालना है, dq से q निकालना है, तो इंटीग्रेशन रो, ठीक है, और ये बाहर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब रो dv तो आप निकाल चुके हो, 4 पाई के आर क्यूब dr है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के आर क्यूब dr, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये हो जाएगा अपना E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ज है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिमेट्रिक ही है ना, क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटी रो जो है के आर दी हुई है, तो ये सिमेट्रिक है, आर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो ये जो स्फीयर है ऐसे बिहेव करेगा कि इसका चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसे बिहेव करेगा कि चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है? जैसे हमने एक स्फीयर के लिए पढ़ा था गॉस लॉ, अगर चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो फील्ड क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो जब दोनों बाहर की तरफ होंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो 4 पाई के कांस्टेंट है बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गए। आर क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? आर क्यूब हो जाएगा r टू द पावर 4 बाई 4। यहाँ dr है तो रेंज क्या लग जाएगी? dr है तो रेंज क्या लग जाएगी? 0 से r, ठीक है, रेंज लग गई 0 से r। सो फाइनल जो आउटकम हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है। और इसमें आप हाँ, ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ओके। तो ये लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू अरे 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी आ रही है? E की वैल्यू आ रही है
के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आ रही है? फॉर आर लेस देन आर। ठीक है, अगर आर को इक्वल टू आर पुट कर दोगे तो ई कितना आ जाएगा बेटा? के आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। इसको बेटा अच्छे से नोट कर लो, फिर से जल्दी से नोट करो, टाइम दिया थोड़ा नोट करने का। कर लिया नोट? क्यों नोट करना है? अभी बड़ा बड़ा स्क्रीन दिख रहा है, अब इसको स्क्वीज इन करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको स्क्वीज इन करके थोड़ा सा छोटा कर दिया। अपन अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी क्या है अपनी? अगली कहानी है फॉर आर ग्रेटर देन आर की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर आर ग्रेटर देन अगर अपन को आर की बात करनी है तो इसके लिए ध्यान से देखना, छोटा, चलो छोटा बना देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन? ये अपना आर है ना, यहाँ देख लो। ठीक है, तो ये नंबर 2 जो है सरफेस नंबर 2 की बात हो रही है, पर करना वही है अपन को, क्या? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पे डी एस क्या है? ये बाहर वाले सरफेस का छोटा सा एलिमेंट होगा, चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा सेंटर पे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकलना यही है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एल एच एस अपन की यही निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर एच एस की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वहां पे जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन अपन करेंगे रो डीवी का, तो एक बार होगा कहां से कहां तक बेटा? 0 से r तक होगा। ठीक है, एक बार कहां से कहां तक होगा इंटीग्रेशन? रो डीवी का r से, देखो एक बार होगा यहां से 0 से इस पॉइंट r तक, और फिर एक बार कहां होगा? r से r तक, है ना, इतने रीजन के लिए। ठीक है, ओके। और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे लिखना क्या है? Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू ये लिखी जाएगी और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जब मैं बात करूं इस वाले फैक्टर की, जैसे ही हम R से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रो क्या हो जाता है? रो 0 हो जाता है। रो 0 है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली अपन को फैक्टर क्या मिलेगा? ये फैक्टर मिलेगा। ठीक है, अब रही बात रो डीवी की, तो रो डीवी का इंटीग्रेशन देखो अपन कर चुके हैं। रो डीवी का यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन करा था 4 पाई के आर क्यूब, तो R 4/4 आया था। ये रो डीवी का ही तो इंटीग्रेशन आया था ना, ये वाला, तो इसको यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो आरएचएस में अपन को क्या मिलना चाहिए? आरएचएस में अपन को मिलना चाहिए, देखना ध्यान से, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन क्या आया था बेटा? 4 पाई के बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट भारी लिख रहा है, तो 4 पाई के, ये आना ही आना है, 4 पाई के आना ही आना है। फर्क क्या हो जाएगा? फर्क ये हो जाएगा कि r टू द पावर 4 है ना, वो जो r टू द पावर 4 है, तो ये 0 टू r है ना, इंटीग्रेशन क्या है? 0 टू r। जब आप r टू द पावर 4/4 लिखोगे तो इंटीग्रेशन 0 टू r की लगाओगे। ठीक है, अब देखते जाओ, तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 पाई के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा r टू द पावर 4/4, ये मिलेगा आपको। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं e आउटसाइड की, ये e आउटसाइड है, तो कितना मिल रहा है? k r की पावर 4, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये e आउटसाइड मिला आपको। ठीक है, ये e आउटसाइड मिला, और e इनसाइड कितना था? ये इनसाइड था। ठीक है, और ऑन द सरफेस कितना था? ये क्या था? ऑन द सरफेस। तो पार्ट ए में बोला था, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट ए था, पार्ट ए में आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस आर अपन ने ऐसे निकाल ली। फिर से बेटा बोल रही हूँ, 2 मिनट का टाइम ले लो, नोट कर लो जल्दी से। कितना ही टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम ले लो और जल्दी से नोट कर लो। अब पार्ट बी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट बी, तो पार्ट बी देखते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज 2e, तो अपन को क्या करना है? स्फीयर मानना है,
और स्फीयर के ऊपर बोला है कि जो टोटल चार्ज है वो 2e है। कितना है? 2e, वेयर e इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वेयर कैन 2 प्रोटॉन्स बी एम्बेडेड। अब देखो फिर से मैं बता दूं कि रो इज इक्वल्स टू के आर है। इसका मतलब क्या है? फॉर आर लेस देन आर, हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, सेंटर से डिस्टेंस की। यूनिफॉर्मली रो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली रो इंक्रीज कर रहा है। हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है 2e, ठीक है, वो बिहेव करेगा, स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है 2e ऐसा बिहेव करेगा कि मानो कि वो कहाँ पे मौजूद है, वो सेंटर पे मौजूद है, ऐसा वो बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि रो जो है प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। देखो बेटा, अब यहाँ से फिर से इसके अंदर जो भी चार्ज है, जो भी नेट चार्ज है, बोला है 2e है। स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना बोला है? 2e। पर स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? रो dv, है ना, रो dv। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 0 से r तक, तो 0 से r तक, है ना। dq को कैसे लिखेंगे? रो dv लिखेंगे, और ये नेट चार्ज है और ये 2e के बराबर है, करेक्ट। इस इक्वेशन को यूज करते हैं जरा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, समझते जाना। dv अपन ने देखा था, dv की वैल्यू अपनी आई थी 4 पाई r स्क्वायर dr, ये dv की वैल्यू आई थी, पहले निकालिए, है ना। अच्छा, रो की वैल्यू kr है, रो की वैल्यू क्या है? kr। तो देखते जाना क्या होगा, हम लिखेंगे 2e बराबर 4 पाई, बाहर ले लोगे dv से 4 पाई बाहर, और रो kr था तो k बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या बचेगा? r स्क्वायर, और r जो रो का r है, और r स्क्वायर, तो r क्यूब पे जब लिमिट लगेगी 0 से r की, r 4/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, ये 0 से r की लिमिट लग जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलूं k की वैल्यू क्या होगी, बताओ, देखना ध्यान से, ये 4, ये जो 4 है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ठीक। और मैं आपसे कह रही हूं मुझे k की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? k की वैल्यू। तो ये जो 2e है, इसके नीचे ये पाई आ जाएगा, 2e के नीचे ये पाई आ गया, ठीक है। ये जो छोटा r की पावर 4 है, जब लिमिट लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? r की पावर 4। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, k की वैल्यू क्या आ रही है? 2e डिवाइडेड बाय पाई r टू द पावर 4, ठीक है। एक बार अच्छे से बेटा इसको देख लो, अच्छे से इस एक्सप्रेशन को देख लो। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 टू r, रो हो जाएगा kr, dv हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा, इसको पूरा सॉल्व करके लिखते हैं। 4 पाई बाहर जाएगा, k बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है तो 4 पाई k बाहर गया, r क्यूब हो जाएगा, यहाँ का kr और यहाँ का r स्क्वायर r क्यूब, तो r 4/4 बनेगा, और इंटीग्रेशन लगा दोगे तो r टू द पावर 4/4 बनेगा। सॉल्व करके देख लेना, बेसिक सी इंटीग्रेशन है, इज इक्वल्स टू आप 2e लिख सकते हो। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे k की वैल्यू बता दो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर 2e, नीचे क्या क्या आ रहा है? पाई r4, ये k की वैल्यू आ रही है, ये k की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, e इनसाइड अपन ने निकाला था, e इनसाइड कितना था? e इनसाइड की वैल्यू ये रही, kr स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये था kr स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 2e डिवाइडेड बाय पाई r टू द पावर 4, ये तो k की वैल्यू हो गई। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2e r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r की पावर, रेडियस की पावर 4। ये है e इनसाइड, ठीक है, ये है e इनसाइड। अब ध्यान से देखना, अगर हमें 2 प्रोटॉन्स को रखना है कुछ इस तरीके से ताकि सिस्टम में कहीं गड़बड़ी कुछ ना हो, सब इक्विलिब्रियम में बना रहे, तो बाइसिमेट्री अपन को प्रोटॉन को डायमीटर के अलोंग रखना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस पे रखना चाहिए। अगर एक प्रोटॉन यहाँ है तो दूसरा प्रोटॉन यहाँ हो, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऐसे बिहेव करने वाला है कि मानो वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो ये 3 चार्ज सिस्टम बन गया। यहाँ पे 2e है, नेगेटिव चार्ज है, ये e है, ठीक है,
ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। किसी एक प्रोटॉन को इक्विलिब्रियम में रखकर देख लो, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले करा था, है ना, ताकि ये तीनों चार्जेस जो हैं इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस पर लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है, ये प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये Fr इधर होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ये 2e अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इधर होगा। तो जो भी नेट फोर्स बनेगा F नेट, जो भी इस चार्ज के ऊपर F नेट लगेगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। F नेट कितना होना चाहिए? 0। तो अपन इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, इस प्रोटॉन के ऊपर F नेट निकालते हैं, जल्दी से F नेट निकालते हैं प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो देखो पहले मैंने निकाल देना है अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, इसके ऊपर अपन को क्या निकाल देना है? अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा एक चीज बताओ, इसके अंदर ऑलरेडी E इनसाइड फील्ड है, इस फील्ड में मैं एक प्रोटॉन को ला रही हूँ और रख रही हूँ, तो उस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उस प्रोटॉन के ऊपर जो फील्ड, इस फील्ड की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए, है ना, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव फोर्स, वो कितना हो जाना चाहिए? प्रोटॉन का चार्ज E है तो ये हो जाएगा 2e²। प्रोटॉन का चार्ज E था और E से फील्ड को मल्टीप्लाई करो तो 2e² हो गया, r², 2e² r² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴, ठीक है। ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स की बात करी जाए तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² अपॉन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट e², नीचे 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4r²। ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। अपन को कुछ नहीं करना, नेट फोर्स निकालना और इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। अब अपन को नहीं पता कि भैया अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी होगी कि रिपल्सिव फोर्स बड़ी होगी, है ना, कोई नहीं, अपन को खाली नेट फोर्स निकालना है। तो निकालो जरा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखते जाओ। 2e² अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव लोगे, 2e² r² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r⁴, ठीक है, प्लस e² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर 4r², ऐसा आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। देखो क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ से बिल्कुल हट जाएंगे, कॉमन लेकर 0 हो जाएंगे। कॉमन लेकर 0 क्या क्या हो जाने वाले? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर गायब हो जाएगा, ठीक है। ये जो e² है और ये जो e² है कॉमन लेकर ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है खाली उनको ही अपन सॉल्व करेंगे, तो ये जो टर्म है उसको उस तरफ ले जाओ और इसको इधर रहने दो। ये हो जाएगा 1/4r² बराबर 1/4r² बराबर -2, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके 2r² बाय r⁴, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं r⁴/8, r4 ऊपर गया, 2 4 8 नीचे आ गया, ये r⁴ बनेगा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो फाइनली r इज इक्वल्स टू होगा r/8⁴ क्वेश्चन था प्रोटॉन्स को कहाँ रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो प्रोटॉन को कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा? ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पे अपन प्रोटॉन को सेंटर से रख रहे हैं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, रेडियस बाय 8⁴, ठीक है बेटा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना सेल्फ सॉल्व करके, ठीक है, ओके। अब आते हैं बेटा अगले सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फिक्स्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा और गामा 3 प्लेट्स आपको दिख रही हैं, अल्फा बीटा गामा 3 प्लेट्स दिख रही हैं। ईच ऑफ सरफेस S, सरफेस एरिया S आर चार्ज्ड टू -q प्लस q, ठीक है, -q प्लस q रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे ये जो बड़ा q है मैग्नीट्यूड में बड़ा है, छोटा q जो है मैग्नीट्यूड में छोटा है, दोनों 0 से बड़े मैग्नीट्यूड में। अ थर्ड आइडेंटिकल प्लेट गामा फ्री टू मूव इज लोकेटेड ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्लेट। गामा जो है फ्री टू मूव है, दूसरे साइड पे रखा हुआ है, फिगर में सब क्लियर है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जो है फिगर में देखो कैपिटल Q है और यहाँ पे स्मॉल q लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो फिगर में लिखा हुआ है वो सही है, तो यहाँ पे अपन ये कैपिटल Q जो है लेकर चलेंगे। गामा पे कैपिटल Q का चार्ज है, एट डिस्टेंस d रखा है। द थर्ड प्लेट इज रिलीज्ड, उसके बाद उसको छोड़ दिया अपन ने, छोड़ दिया, ये कोलाइड करती है किसके साथ? बीटा वाले प्लेट के साथ। अज्यूम द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन को एकदम इलास्टिक अज्यूम करके चलो, है ना। और टाइम ऑफ कोलिजन कुछ इतना है कि दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, किसमें? बीटा और गामा में, ठीक है। तो बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले गामा पे कितनी फील्ड लग रही थी? बड़ा आसान है, ये अल्फा है,
ये बीटा है, गामा नहीं है। इस रीजन में फील्ड निकाल लो, क्योंकि अल्फा के ऊपर क्या है बेटा, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड जो है ई अल्फा इधर बनेगी। बीटा के ऊपर क्या चार्ज था इनिशियली, स्मॉल क्यू चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज था, तो बीटा की वजह से फील्ड इधर बनेगी और वेक्टर छोटा होगा, क्योंकि क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो इस छोटे क्यू से बड़ा है, तो ई अल्फा बड़ा होगा, ई बीटा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो ई नेट लग रही है, ठीक है, ये हो जाएगा ई अल्फा माइनस ई बीटा। ई अल्फा की अगर बात करी जाए तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू बाई एस 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस बीटा हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हो, ई नेट को आप लिख सकते हो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर इसकी डायरेक्शन देखो तो बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगी ई नेट, है ना, बड़े फील्ड के डायरेक्शन में होगी, तो बड़ा फील्ड तो उस तरफ है, तो माइनस आई कैप। इस रीजन में जितनी फील्ड है उतनी ही फील्ड गामा पे एक्ट करेगी। जब गामा इधर लाओगे तो जो फील्ड इस रीजन में उतनी गामा पे एक्ट करेगी। तो पहला जो सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा बिफोर कोलिजन, आंसर क्या है, Q माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एस, डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये अपन ने कर लिया सॉल्व। फाइंड द चार्जेस ऑन बीटा एंड गामा आफ्टर द कोलिजन, है ना, तो कोलिजन के बाद जो भी चार्जेस होंगे बीटा और गामा पे अपन को निकालने हैं, बट इनिशियली, है ना। चलो बेटा यहाँ पे ना अब एक नया पेज ले ही लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, माइनस क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। सो बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बीटा एंड गामा का टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज है क्यू प्लस क्यू। मान लेते हैं लेट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद बीटा के ऊपर Q1 चार्ज है और गामा के ऊपर कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है। बीटा के ऊपर Q1 चार्ज है और गामा के ऊपर Q2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है, ठीक है, हेंस एक चीज तो पक्की है कि जो भी चार्ज आफ्टर है Q1 प्लस Q2 वो बिफोर वाले चार्ज के बराबर होना चाहिए था, है? इसको अपन कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के अपन ये बात जो है लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा ये क्या है कि इसके ऊपर नेट फील्ड इधर लग रही थी, है ना, इनिशियली नेट फील्ड इधर लग रही थी, ये माइनस आई कैप के अलोंग थी, तो गामा इधर जा रहा था, गामा इधर जा रहा था। फिर जब ये टकराया तब ये इधर जा रहा है, तो फाइनली क्या होना चाहिए था, दिमाग यही कहता है कि अब ये टकरा के उधर जा रहा है तो फील्ड जो नेट है वो उधर लगनी चाहिए, ई नेट जो है ये प्लस आई कैप में लगनी चाहिए, तभी तो ये गामा उधर जा रहा है। सही बात, ओके। अब बेटा देखते जाना, ई नेट का क्या मतलब है, जो चीजें फिक्स्ड है, ये प्लेट यहाँ पे फिक्स्ड है, ये प्लेट यहाँ पे फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगी, पर फाइनली की अगर बात करी जाए तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, पॉजिटिव ही होंगे भैया, दो पॉजिटिव चार्ज थे टकराए, पॉजिटिव ही होंगे, Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो फाइनली, ठीक है, फाइनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीटा पॉजिटिव, तो ई बीटा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, गामा पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, ई गामा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, अल्फा तो अभी भी नेगेटिव ही है, तो ई अल्फा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर नेट फील्ड इधर है तभी तो गामा उधर जा रहा है, फोर्स उस पे उधर लग रहा है तो गामा उधर जा रहा है, यानी कि नेट फील्ड बीटा की डायरेक्शन में, करेक्ट है, जो नेट फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन में, बीटा की डायरेक्शन में। अब अगेन वही कंजर्वेशन के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो ई अल्फा है प्लस ई गामा है ये ई बीटा के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट अस से ये ओ पॉइंट एट ओ, ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ई नेट कितना हो जाना चाहिए बेटा, 0, ई नेट कितना होना चाहिए, 0, आ रहा है,
भैया फील्ड बीटा की एकदम से बढ़ गई, ठीक है, तभी तो ये प्लेट उधर को जा रही है बीटा की डायरेक्शन में। तो भैया फील्ड तो इसकी अल्फा से भी कम थी, यानी कि जब प्लेट आया, ठीक है, कोलिजन के टाइम पे ई नेट किसी एक गिवन पॉइंट पे बीटा और गामा इतने क्लोज थे जहां पे 0 हुआ होगा, एंड देन रिवर्स मार रहा है वो। तो यहाँ पे जहां पे भी ई नेट 0 है वहां पे अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ई अल्फा प्लस ई गामा इज इक्वल्स टू ई बीटा। चलो वैल्यूज लिखना शुरू कर दे बेटा। तो ई अल्फा की वैल्यू लिखते हैं अपन, उतनी रहेगी कितनी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। गामा की वैल्यू लिखते हैं, कितनी हो जाएगी, प्लस Q2 था ना इसके ऊपर चार्ज, तो Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट S। बीटा Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। 2 एप्सिलॉन नॉट S 2 एप्सिलॉन नॉट S कैंसिल। क्या मिल रहा है यहाँ पे इक्वेशन, Q1 माइनस Q2 बराबर Q। अब देखो यहाँ जो इक्वेशन थी Q1 प्लस Q2 थी, इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 है, इसको अपन ने सेकेंड मान लिया, ठीक है। तो अगर 1 एंड 2 को देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, इनफैक्ट 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो Q1 Q1 2 Q1 बन जाएंगे, 2 Q1 बन जाएंगे, ठीक है। और RHS पे ये कैपिटल Q 2 Q बन जाएगा, 2 Q प्लस ये छोटा q। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q प्लस छोटा q बाई 2, ये Q1 की वैल्यू आ गई। अब Q1 को कहीं सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो Q1 को मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इन सेकेंड Q2 कितना आ रहा है, Q माइनस Q1 माइनस, देखो यहाँ पे Q2 कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q, ठीक है, Q1 माइनस Q। तो Q1 की वैल्यू रखोगे कैपिटल Q प्लस Q बाई 2, तो Q से Q कैंसिल, तो Q बाई 2, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट था सवाल का कि बीटा और गामा प्लेट्स पे आफ्टर कोलिजन कितना चार्ज है, बीटा और गामा प्लेट्स पे आफ्टर कोलिजन कितना चार्ज है। तो बीटा की बात करी जाए, अपन ने Q1 माना था, Q1 की वैल्यू आई थी कैपिटल Q प्लस Q बाई 2। गामा की बात करी जाए, अपन ने इस पे Q2 माना था और Q2 की वैल्यू आई Q बाई 2। देख सकते हो कि चार्ज ऑन बीटा थोड़ा बढ़ गया है, चार्ज ऑन गामा थोड़ा घट गया है। कोलिजन में गामा ने अपना चार्ज थोड़ा बीटा को दे दिया, इसीलिए बीटा की फील्ड बढ़ गई। बीटा की फील्ड जो है लीड कर रही है, गामा पे लगा रही है फोर्स, गामा वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए ए और बी। अब आते हैं सी पार्ट पे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट गामा, गामा की वेलोसिटी फाइंड आउट करो आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द प्लेट बीटा। गामा की वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। करते हैं इसको, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा गामा, गामा पहले डी डिस्टेंस भाई साहब आगे आए थे, फिर डी डिस्टेंस पीछे गए, और अब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, कंजर्व्ड होती है। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, ओके। जो भी नेट वर्क डन होगा, आने में वर्क डन हुआ W1, जाने में वर्क डन हुआ W2, जो भी नेट वर्क डन होगा, ठीक है, नेट वर्क डन ये बराबर होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, W1 W2 निकालते हैं। W1 क्या होगा, जब ये इधर को आ रहा था तो इस पे जो भी नेट फोर्स लग रहा था ऑन गामा, ठीक है, टाइम्स डिस्प्लेसमेंट D। ऐसे ही W2 क्या होगा, जब ये इधर को जा रहा था तो उस टाइम पे इसको मैंने F डैश नेट बोल देती हूँ, चलो, जब ये जा रहा था आफ्टर कोलिजन, तो जो भी प्लेट पे गामा पे फोर्स लग रहा था इनटू D। तो बस अपन को W1 और W2 निकालने बेटा, W1 W2 निकाल के इक्वेशन में पुट करना है, अपनी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हुआ, ओके। अब F नेट कैसे निकाल सकते हैं, तो F नेट देख लो। इनिशियली जो नेट फील्ड थी कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी, हाँ, है ना, ये फील्ड थी जो गामा पे लग रही थी। तो इनिशियली फोर्स ऑन गामा की अगर बात करी जाए, तो
तो गामा के ऊपर जो चार्ज है उसको फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। गामा के ऊपर चार्ज था Q, तो Q को इस फील्ड से Q माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट S, ये फोर्स लग रहा था, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? माइनस आई कैप में लग रहा है, माइनस आई कैप में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है Q माइनस Q, लिख देते हैं यहाँ पे Q माइनस Q 2 एप्सिलॉन नॉट S, ये माइनस आई कैप में फोर्स, क्योंकि वर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं तो अभी आई कैप में छोड़ रही हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखते जाओ, फोर्स किधर को लग रहा था? इधर को, माइनस आई कैप में, और प्लेट किधर को आ रही थी? इधर को। फोर्स इधर को, प्लेट इधर को, तो माइनस साइन वैसे भी ड्रॉप करोगे, खाली इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। W2 की बात करते हैं, तो अगली बार जो फील्ड, जो नेट फील्ड थी यहाँ पे फाइनली, ठीक है, नेट फील्ड एट गामा क्या लगनी चाहिए? अब गामा को थोड़ी ना इंक्लूड करोगे, अल्फा और बीटा की फील्ड इधर निकालोगे, ठीक है। ई अल्फा प्लस ई बीटा, जो भी आपका यहाँ पे इस रीजन में आएगा, तो ई अल्फा तो अभी भी अपना वही है बेटा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है। तो ई अल्फा कितना है? देखो, माइनस Q 2 एप्सिलॉन नॉट S, उधर को फील्ड है अल्फा की, माइनस Q 2 एप्सिलॉन नॉट S, और बीटा की जो फील्ड है वो इधर को हो जाएगी, ठीक है। तो बीटा की फील्ड, बीटा का चार्ज कितना था? Q1 था, और Q1 की वैल्यू अपन ने निकाली थी, कहाँ आई थी? ये Q1 की वैल्यू है, ये Q1 की वैल्यू है ना। तो प्लस Q प्लस 0.5 Q, ठीक है, ये Q1 यानी बीटा के चार्ज की वैल्यू है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट S, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनल फील्ड ऑन गामा, फाइनल फील्ड ऑन गामा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट S तो बेटा कॉमन आ जाएगा, आ गया। ये Q और माइनस Q क्या हो जाएगा? Q और माइनस Q कैंसिल। 0.5 Q का मतलब क्या है बेटा? 0.5 का मतलब है Q बाय 2, ये मतलब है ना। ये आई क्या? फील्ड ऑन गामा, इतनी फील्ड गामा पे लग रही है। अब निकालना है फोर्स ऑन गामा, ठीक है। तो फोर्स ऑन गामा निकालते हैं, फिर से देख लो फील्ड की वैल्यू, देख लो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट S Q बाय 2, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट S Q बाय 2, ये फील्ड है, ये फील्ड है। और फोर्स निकालना है तो इसको गामा के ऊपर जो चार्ज था Q2 कितना था? Q2 था Q बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करो Q बाय 2 से और फिर D से मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके, इसको और कैसे लिख सकते हैं? Q² बाय 4 ब्रैकेट में ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट S और D, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अपने W1 और W2 आ गए बेटा यहाँ पे। अब W1 और W2 आ गए, बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली इक्वेशन में वैल्यू रख के सॉल्व करनी है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आपको सब एक स्टेप खुद लिख कर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो W नेट की बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, किस को? इसको और इसको ऐड किया जा रहा है। तो देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट S और D/2 एप्सिलॉन नॉट S, तो सीधा सीधा कॉमन आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में? Q² प्लस का, और ये Q² बाय 4, ये प्लस का, और फिर ये Q माइनस Q, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये Q² और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का तो प्लस का लिख दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या करा है? इन दोनों को ऐड कर दिया, है ना। अच्छे से देख लो, खुद करके देख लेना, ओके। इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv², ½ mv² के बराबर अपन ने इसको रख दिया, ठीक है, ओके। देखो बेटा, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, Q का होल स्क्वायर प्लस Q बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू Q बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो बन जाएगा, ये बनेगा
क्यू, ठीक है, माइनस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है, क्यू माइनस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अपन को v निकालना था, स्पीड ऑफ गामा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d बाय 2, ऊपर खैर 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ऊपर क्या है, d है, नीचे ये एप्सिलॉन नॉट s और m है ना, तो m एप्सिलॉन नॉट s आ गया। और इसके बाद ये ब्रैकेट में है q माइनस क्यू बाई टू का होल स्क्वायर, रूट ले लो, तो v कितना आ जाएगा, d अपॉन m एप्सिलॉन नॉट s की पावर 1 बाई 2 q माइनस क्यू बाई टू। तो किस वेलोसिटी के साथ जो गामा है वो d डिस्टेंस, जब d डिस्टेंस पे था जाते वक्त, जब ये d डिस्टेंस पे था तो इसकी क्या वेलोसिटी थी, तो ये वेलोसिटी थी, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार सीरीज में देख लो। इसके पहले पार्ट में, क्वेश्चन के पहले पार्ट में बोला था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन प्लेट गामा, कोलिजन के पहले क्या फील्ड होगी, तो गामा को सोचो कि है ही नहीं, खाली यहाँ पे ई नेट निकालो अल्फा बीटा का, उतनी ही फील्ड गामा पे लगेगी। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द चार्जेस ऑन बीटा एंड गामा, इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, बीटा और गामा पे कोलिजन के बाद क्या चार्जेस होंगे, तो एक पे अपन ने Q1 मान लिया, एक पे अपन ने Q2 मान लिया। गामा आके टकरा के वापस जाएगा तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ई नेट 0 बनेगा, तो ई नेट जहाँ 0 बनेगा वहां पे अपन ने क्या लिख दिया, अल्फा का फील्ड इधर था, ठीक है, गामा का फील्ड इधर था, तो दो फील्ड इधर है और बीटा का फील्ड उधर है, तो जो लेफ्ट का फील्ड और राइट का फील्ड है बराबर होना चाहिए, तो अल्फा गामा का फील्ड बीटा के फील्ड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे फिर ई अल्फा, ई गामा, ई बीटा की वैल्यू रख देंगे, Q1 Q2 चार्ज बना था तो Q1 Q2 के हिसाब से अपन ने वैल्यू रख दी, तो अपन को इक्वेशन मिली Q1 माइनस Q2 बराबर कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा, लेकिन बिफोर कोलिजन जो चार्ज था वो कितना था, छोटा q प्लस बड़ा q ऑन बीटा प्लस गामा का जो चार्ज है, टोटल चार्ज है ना, और आफ्टर कोलिजन था Q1 प्लस Q2, तो आफ्टर कोलिजन Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज के बराबर आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ से Q1 माइनस Q2 की इक्वेशन मिली, तो इस इक्वेशन को 2 को 1 को सॉल्व किया तो नेट चार्ज जो Q1 और Q2 है वो आ गए अपने, ठीक है, Q1 और Q2 आ गए। अब थर्ड पार्ट में अपन को बोला है कि जब गामा पीछे जा रहा था, थर्ड पार्ट में बोला हुआ था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, गामा की वेलोसिटी बताओ, अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो गामा की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ था, तो अपन ने क्या करा, नेट वर्क डन निकाला, इसके आने में क्या वर्क डन हुआ, कैसे निकाला, जब ये इधर को आ रहा था तो इस पे क्या फोर्स लग रहा था, इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब ये गया तो क्या फोर्स लग रहा था, इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकालेंगे, Q टाइम्स E, जब ये आ रहा था आते वक्त E पता थी, गामा के चार्ज को E से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गया, उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ गया, जब ये जा रहा था E निकाल दिया, E नेट, फिर उसको गामा के ऊपर अब जो Q2 चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करो और फिर D से मल्टीप्लाई करो, W1 W2 ऐड करके नेट वर्क डन आ गया, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रखो, वेलोसिटी आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से फिर से एक बार ये क्वेश्चन जो है बेटा खुद से जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, 2 चार्जेस माइनस Q ईच आर फिक्स्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है 2d, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस फिक्स्ड है, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q ऑफ मास m प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, ये तीसरा चार्ज है, ठीक है, ये मिड पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, देखो ये मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर ले गए, हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे दिया, x डिस्टेंस ऊपर ले गए, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस। ये फिगर पे ध्यान मत दो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है, शो दैट छोटा q विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इतना शो करना है कि ये जो छोटा q है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट करेगा, एंड उसका जो टाइम पीरियड होगा वो इतना होगा, ये अपन को शो करना है, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, फटाक से देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने लेक्चर नंबर 3 या 4 में करा है शायद, ठीक है। देखो सबसे पहले तो समझ आ रहा है इतना, है ना, अगर ये थीटा है, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे फोर्स लगाएगा F, ऐसे ही ये माइनस क्यू चार्ज सेम इक्वल वेक्टर का फोर्स यहाँ लगाएगा, फिर इस F के दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना, यहाँ पे F cos थीटा, दोनों की वजह से F cos थीटा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बेसिकली क्या बनेगा बेटा, यहाँ नीचे की तरफ बनेगा 2F cos थीटा, ये जो F है इसका F sin थीटा यहाँ बनेगा, ये जो F है इसका F sin थीटा यहाँ बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे F sin थीटा को कोई काम नहीं है, इक्वल ऑपोजिट वेक्टर कोई काम नहीं है, यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही है वो है 2F cos थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F नेट ऑन
प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2f cos थीटा, ठीक है। 2 f बोले तो इन दोनों के बीच का चार्ज, निकालो f, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q और माइनस q तो q स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस को r मान लो तो r स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा निकाल लो बेटा, cos थीटा कितना हो जाएगा x, ठीक है, बाय ये r। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2f की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू रखी x बाय r। तो यहां से f नेट ऑन q कितना आ गया देखते चलो, 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और ये x, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, r स्क्वायर को आप लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिख सकते हो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा अब देखना बेटा, r यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जो फिगर वहां पे दिख रहा है आपको यहाँ पे देखते जाना। तो r इज इक्वल्स टू है d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, करेक्ट। तो r क्यूब क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट, अगर क्यूब करोगे दोनों साइड तो, करेक्ट। अच्छा पर x तो बहुत छोटा है d से, तो x स्क्वायर तो d स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, तो इस इक्वेशन में अपन x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो r क्यूब है वो वेरी क्लोज होगा किसके, d क्यूब के, करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब और यहाँ पे इंटू x। अच्छा जो फोर्स है इसको लिखा जा सकता है क्या, देखो ये F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है, जब आपने पुश किया था धक्का मारा था तो आपने फोर्स लगा के ऊपर खींचा था, है ना। तो जो अप्लाइड फोर्स है F नेट, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, करेक्ट है। तो अगर मैं F नेट को अप्लाई, जो फोर्स लगाई गई है उसके ऊपर ऊपर खींचा गया है, उसको अपन लिख सकते हैं m d2x by dt2, भाई पता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ठीक है, इनटू x। ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, जहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसी इक्वेशन जहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, इस इक्वेशन को अपन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि ये SHM है, हेंस इट इज प्रूव्ड कि ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा SHM का, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अपन ने जो इक्वेशन लिखी अपन को इस फॉर्म में बदलना है, ठीक है। m को यहां ले जाके डिवाइड कर दो और ये टर्म इधर ले आओ, ठीक है। 2q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, तो 2q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब और पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, तो इसको अपन d2x बाय dt2 प्लस ऐसा इंटू x इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, फिर से एक बार चेक कर लो, आराम से तसल्ली से। m यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा, ये पूरी टर्म प्लस में आ जाएगी, तो d2x बाय dt2 ये पूरा प्लस में आ गया, ठीक है, ओके। अब कंपैरिजन करेंगे तो ये जो पूरा फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा फैक्टर होगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर ये फैक्टर ओमेगा स्क्वायर होगा तो अपन ओमेगा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2q स्क्वायर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब m, ये हो गया ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन SHM होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको ऊपर लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब m ऊपर और नीचे क्या आ गया 2q स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा, ओके। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, कैसे, ये जो 2 है और पाई है इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर लिख सकते हो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यूब एम, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर यहाँ पे पाई स्क्वायर, तो देखो रूट के बाहर आएगा तो 2 पाई बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये हो गया 2 2 4, 2 4 8, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है देखते जाओ बेटा, 8 बन रहा गया, 2 4 8, पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम, ऊपर बन रहा, नीचे क्या बन रहा, क्यू स्क्वायर बन रहा, रूट का मतलब ऊपर पावर 1/2। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस एसएचएम। देखो 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम बाई क्यू स्क्वायर टू द पावर 1/2। अगर आपके नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आता तो आपको चूज करना होता करेक्ट ऑप्शन, 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब क्यू स्क्वायर। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस फिर से बोल रही हूं, करते जाना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स योर फिजिक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स योर फिजिक्स परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपन आखिरी सवाल पे, आज का ये आखिरी सवाल है। उफ मैम क्या बात बोल दी, मजा आ गया है ना, ओके। टोटल चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग लेंथ ऑफ द रिंग ऑफ अ रेडियस आर। एक रिंग ले लो, रिंग की लेंथ मतलब उसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सच दैट कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो माइनस क्यू है, रिंग के ऊपर जो क्यू नेट है वो माइनस क्यू है, ठीक है। यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास एम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। एक छोटा सा चार्ज जो है प्लस क्यू, स्मॉल चार्ज छोटा चार्ज जो है, ठीक है, वो यहाँ सेंटर पे रखा है ऑफ मास एम केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड इज गिवन अ जेंटल पुश। यहाँ से अपन ने इसको जेंटल पुश दिया अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो ये बेटा जो है ये एक्सिस हो गया, एक्सिस के अलोंग इसको अपन ने जेंटल यानी छोटा सा पुश दिया, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज सेंटर से मूव करके कहीं आ जाएगा, तो मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, तो इसका जो मोशन होगा वो एसएचएम होगा, ये करो और ऑब्टेन टाइम पीरियड, ऑब्टेन द टाइम पीरियड, ठीक है। बेटा पिछले क्वेश्चन को अगर तुम देखो तो ये थोड़ा सा वैसा सा दिख रहा है। अगर आप सामने से ये रिंग रखी है, यहाँ पे मैं रिंग को ये ऐसे गोल सी रिंग रखी है, मैं रिंग को ऐसे रख दूं तो आपको रिंग कैसी दिखेगी, ऐसी लीनियर दिखेगी, इसके ऊपर ऐसे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक्सिस हो गई, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे बना लो। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज इधर है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा और यहाँ पे फोर्स लगेगा। एक दिक्कत है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से, जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना रिंग के, छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से सारे फोर्सेस आपको लेने पड़ेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपन डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेक्शन लेते हैं, इसके ऊपर ये छोटा सा लेंथ है डीएल, इसके ऊपर छोटा सा चार्ज है डीक्यू, ऐसे ही यहाँ पे ऑपोजिट एंड पे छोटा सा लेंथ है डीएल और इसके ऊपर छोटा सा चार्ज है डीक्यू। तो इस डीक्यू की वजह से जो इस प्लस क्यू पे चार्ज जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, जिसको अपन डीएफ बोल सकते हैं, एंगल थीटा पे लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये छोटा फोर्स डीएफ एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ये डीएफ है, ये डीएफ है, ये थीटा है, ये थीटा है, कहानी वही है। कहानी क्या है, डीएफ को रिजॉल्व करोगे देखो तो डीएफ कॉस थीटा इधर बनेगा, डीएफ कॉस थीटा, जितने भी डीएफ कॉस थीटा है सारे डीएफ कॉस थीटा यहाँ बनेंगे। यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 2, पर ऐसे तो हम कितने सारे इन्फिनिट एलिमेंट ले सकते हैं ना, ऐसे तो हम बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हैं बेटा, करेक्ट है। और सारे डीएफ साइन थीटा ऊपर बनेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे वर्टिकली। अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं तो एट P इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा ये 0 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा कंपोनेंट कोई भी फोर्स Q चार्ज पे नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये हुआ। तो P पॉइंट पे जो चार्ज Q रखा हुआ है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो डीएफ कॉस थीटा की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F नेट ऑन प्लस Q, जो कि सपोज कुछ डिस्टेंस x पे यहाँ पे रखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में और इसमें, वहां पे अपन 2f cos थीटा लेकर चल रहे थे क्योंकि अपने पास 2 चार्जेस थे, यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो df cos थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे। अब उनको df निकालना है, cos थीटा निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और SHM की इक्वेशन बनानी है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो देखो df क्या है, df बेटा dq और प्लस q के बीच का फोर्स है, ठीक है। तो df को अपन यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, तो df क्या हो जाएगा, dq और प्लस q के बीच का फोर्स है, तो q इंटू dq हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने r ले लिया, ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहाँ पे ke लिख दिया, ठीक है, r का स्क्वायर हो जाएगा,
कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन r। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे। अच्छा डी क्यू क्या होगा, एक चीज याद रखो, डी क्यू को अपन लिख सकते हैं, डी क्यू एक डीएल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डी क्यू इज लैम्डा डीएल, पता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डीएल लिखा जा सकता है। तो अपन यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, डीएफ की वैल्यू देखो क्या लिखी जाएगी, डीएफ की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, फिर क्यू, फिर डी क्यू की जगह पे लैम्डा डीएल, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डीएल, ठीक है। अब देखना कॉस थीटा जब अपन लिखेंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा आएगा x, और नीचे ये r स्क्वायर और r मिलकर r क्यूब बनेंगे। अब फिर से देखो यहाँ पे वही बात, r को अपन लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना r क्यूब बनेगा ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी 3/2, ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर से x जो है, x काफी छोटा है रिंग के रेडियस के कंपैरिजन, जेंटल पुश दिया था, तो यहाँ पे x स्क्वायर काफी छोटा हो जाएगा r से, ठीक है। तो ये x स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, जैसे ही x स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा तो अपना जो r क्यूब होगा, ठीक है, ये जो r क्यूब बन रहा है, ठीक है, ये r 2 कैंसिल, ये रेडियस के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ये r और r स्क्वायर r क्यूब बन रहे थे, इसकी जगह अपन सीधे यहाँ पे r क्यूब लिख देते हैं। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, dl की मिनिमम लेंथ 0 और मैक्सिमम 2πr हो सकती है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2πr, ठीक है। अब फटाफट अपन निकाल लेते हैं, के को क्या लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट, नेट फोर्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। क्यू लैम्डा कांस्टेंट बाहर, dl का इंटीग्रेशन 2πr बाहर आएगा, ठीक है। नीचे अपने पास r क्यूब है, एक r से एक r कैंसिल होकर ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा फैक्टर इंटू x, ये आ रहा है एफ नेट के बराबर, ठीक है। अब ये फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या क्या है 1/4π एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा 2π बाय r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जो एफ नेट था अपना ये था q लैम्डा 2π बाई r स्क्वायर और 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चेक कर लेंगे, यही था q लैम्डा 2π, नीचे r स्क्वायर 1/4 और x, है ना, x। फिर से जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको अपन लिख सकते हैं m2 dx बाई dt2, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये 2π 2 4π होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ q लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर x। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो फिर से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल माइनस x के आ रहा है, मतलब कि इट इज एन SHM है ये। बाकी रही टाइम पीरियड निकालने की बात, तो अपन को ओमेगा निकालना पड़ेगा। m से इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, d2x बाय dt2, d2x बाय dt2 इज इक्वल्स टू माइनस q लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m, ठीक है, माइनस q लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m, और यहाँ पे x था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है बेटा अपनी, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट q लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m, ठीक है। ओमेगा आ गया तो बेटा टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना, 2π बाय ओमेगा करके ये टाइम पीरियड आएगा। तो इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा होमवर्क दिया है, एक होमवर्क, इससे 1-2 स्टेप आगे निकाल के आप ओमेगा निकाल लो, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM निकाल लो। एक ये छोटा सा स्टेप मैंने आपको यहाँ पे ये दिया है। दूसरा जो मैं आपको काम दे रही हूँ, ये तो आप कर लोगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन डिट्टो सेम है ना। दूसरा जो मैं आपको काम दे रही हूँ, जैसे अभी हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कि एक रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंटर से ये एक्सेस हो गई, किसी पॉइंट पे ई नेट क्या होगी फाइंड आउट करो, ठीक है। ई नेट क्या होगी फाइंड आउट करो। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखकर मुझे बताना है, दोनों का, होमवर्क नंबर 1 और होमवर्क नंबर 2,
बहुत बेसिक छोटा सा होमवर्क दिया मैंने। कॉन्सेप्ट यही लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लोगे, डीएल के ऊपर चार्ज लोगे डीक्यू, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा लोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी रेडियली आउटवर्ड ऐसा, पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड ऐसा, क्योंकि छोटा है चार्ज डीक्यू तो फील्ड कैसी होगी, छोटी डीई, फिर डी कॉस थीटा एक तरफ होगा, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे ई नेट आएगा, है ना। ये छोटा सा होमवर्क आपको करना है, ठीक है बच्चा बाड़ी। तो आज एग्जाम्पलर में अपन ने काफी तगड़े क्वेश्चंस करे, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस लेक्चर में इतना ही और इंतजार होगा खत्म, चैप्टर 2 अगले लेक्चर से शुरू होगा। इस लेक्चर में अगर अभी भी कुछ छूट गया है तो पीछे जाकर सारा रिवाइंड करो, प्लेलिस्ट पूरा देखो और नोट्स जरूर बनाते रहना, लिखते जरूर रहना। हाउ इज योर चार्ज, क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज फुल मैम, ओके। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बाय।